मेडकेम क्लासेस। तो आज हम ग्रुप थ्योरी का मिनी टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछी गई है। रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फॉर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो इसके लिए आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम पता होने चाहिए थे कि जो ट्राइक्लिनिक बहुत ही फेमस है कि इसमें कोई भी जो है A डज नॉट इक्वल टू बी, B डज नॉट इक्वल टू C, कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम के जो पैरामीटर्स होते हैं ये आपको सभी को याद होने चाहिए कि इसमें कोई भी चीज इक्वल नहीं होती है, ना तो बॉन्ड एंगल्स इक्वल्स होते हैं, ना तो लेंथ इक्वल होती है। तो A डज नॉट इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C। सिमिलरली अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा से सिमिलर नहीं आएंगी, और जो बीटा की वैल्यू है वो गामा से सिमिलर नहीं आएंगी, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ऐसा है ये क्रिस्टल ट्राइक्लिनिक सिस्टम जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, जिसमें सिमेट्री ही प्रेजेंट नहीं है, वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी क्या? तो देयर इज नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन द केस ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ट्राइक्लिनिक सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्रिस्टल है, ये पूरा किस तरीके से असिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए, द गॉच कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का जो गॉच कॉन्फॉर्मेशन होता है, मैंने हमेशा आपको बताया गॉच का मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो जो गॉच कॉन्फॉर्मेशन होता है, जो 60 डिग्री कॉन्फॉर्मेशन होता है एन ब्यूटेन का, उसमें आपको बताना था कि किस टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और वो मॉलिक्यूल क्या है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले एन ब्यूटेन का गॉच कॉन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर बनाकर आपको बताया, तो आप देख सकते हो कि ये एमी और ये एमी कैसे है 60 डिग्री एंगल, ये एमी और ये एमी कैसे है 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री को ही क्या बताया मैंने कि क्या कहते हैं? गॉच कन्फॉर्मेशन कहते हैं। और जब आप इसका मिरर इमेजेस ड्रॉ करके देखते हैं तो इट इज नॉन सुपर इम्पोज होता है। ये क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोज। और जब भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब कि मॉलिक्यूल में क्या है? इनैंशोमर्स प्रेजेंट है, और जो इनैंशोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कायरल होते हैं। इसकी कंडीशन ये होती है कायरलिटी की, कि कायरलिटी के केस में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये पढ़ा है हम लोगों ने कि जिसमें प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होंगी, वही मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ एमी मिल रहा है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब नो COS। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, आप इसको इक्वल स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कायरल हो गया। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका करेक्ट आंसर था, कि सिर्फ इसमें क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है यहाँ पर? आप देख सकते हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें? ऑप्शन नंबर बी, की इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? कायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ग्रुप थ्योरी की रिविजन क्लास में आपको काफी बार यूट्यूब सीरीज में करवाया है। यहाँ पर आपको S2 का ऑपरेशन करवाना है अराउंड XYZ एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सिस ऑफ रोटेशन करवाना है, सबसे पहले Z एक्सिस और फिर रिमेनिंग Y और Z। तो आपको पता होना चाहिए जो S2 है वो क्या होता है? इट इज नथिंग बट C2 सिग्मा। मतलब S का मतलब ही होता है कि सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेंगी, फॉलोड बाय प्लेन। ठीक है, तो जो C2 है वो Z के अराउंड है, और जो सिग्मा है वो XY के अराउंड होगा। ओके, तो देखिए कि अगर मैं Z की बात करती हूँ तो ऑलरेडी Z आपको गिवन है, तो अगर मैं ये Z को एज इट इज लिखती हूँ, मतलब यहाँ पर X और Y नहीं है, तो ये आ जाएगा -X -Y। ओके, उसके बाद मुझे लगाना है सिग्मा XY। तो देखिए यहाँ पर X और Y गिवन है, तो जो गिवन है उसको एज इट इज लिखेंगे, Z गिवन नहीं है तो उसकी एक्सिस क्या कर देंगे? बदल देंगे। मतलब ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, मतलब -X -Y -Z। कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें? ऑप्शन नंबर डी। वही समझाया मैंने कि S2 का मतलब ही होता है C2 सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है प्लेन, C2 इज द एक्सिस। यहाँ पे जब हम C2 को अराउंड Z एक्सिस करेंगे तो Z आपको गिवन है, तो Z एज इट इज रखेंगे। X और Y गिवन नहीं है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? माइनस। फिर यहाँ पे XY है, तो जैसा X है वैसे ही Y रहेगा। यहाँ Z नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। Z प्लस में था, ये माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of IR active vibrational modes of pyridine।
दिस इज पिरिडीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि अराउंड मैं यहाँ से एक्सेस डालती हूँ तो यहाँ पर C2V मुझे दिखाई देता है पॉइंट ग्रुप। क्या दिखाई देता है? C2V। ओके, C2V पॉइंट ग्रुप में जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैरेक्टर टेबल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर है E C2 सिग्मा V डबल डैश या सिंगल डैश आप बोल सकते हो। वाइब्रेशनल एक्टिव मोड्स मैंने आपको बताया था कि वही मोड्स एक्टिव होते हैं जहां पर ट्रांसलेशन मोड आपको गिवन होता है, जैसे कि Z, X और Y। आपके X, Y और Z ये आपके ट्रांसलेशनल मोड को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर X, Y, Z की वैल्यू नहीं है, इट मीन्स आप यहाँ पर ब्लैंकली बोल सकते हो, मतलब फ्रीली बोल सकते हो कि जो A2 है उस केस में आपको वाइब्रेशनल एक्टिव मोड नहीं मिलेगा। अगर आपको वाइब्रेशनल एक्टिव मोड चाहिए तो वो अराउंड आपको A1 के मिल सकता है, B1 के मिल सकता है, B2 के मिल सकता है। ठीक है, जो पिरिडीन है उसका पॉइंट ग्रुप है C2V, इसलिए हम कैरेक्टर टेबल जो फॉलो करेंगे वो C2V का फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटी को अप्लाई करती हूँ तो आइडेंटिटी के केस में क्या होता है कि कोई भी एटम्स चेंज नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इंटू 3 करेंगे क्योंकि एक्स वाई जेड के अराउंड, तो ये आ जाएगा 33। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम C2 एक्सेस अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, जब हम C2 एक्सेस अप्लाई करते हैं तो कितने एटम्स अनचेंज रह गए? देखो ये वाला तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये कार्बन यहाँ पर बदल जाएगा क्योंकि मैं C2 अप्लाई कर रही हूँ, 180 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, मतलब कितने एटम अनचेंज रहे? 1 2 3, 3 एटम अनचेंज रहे, तो ये आ जाएगा -3 क्योंकि ये C2 के Z के अराउंड करवाया है तो -3 आ जाएगा। फिर जो सिग्मा V है यहाँ से ही प्लेन अप्लाई करूंगी, फिर कितने एटम्स रिमेन अनचेंज? 3। और जो सिग्मा V है मतलब जो ओवरऑल प्लेन आएगा आपका वो आ जाएगा 11। मतलब सारे के सारे सिग्मा V जब आप लगाते हो, सिग्मा V जब डबल डैश लगाते हो, पहला सिग्मा V में कितने एटम्स रिमेन? देखो पहला मैंने सिग्मा V लगाया इसके अराउंड, तो कितने एटम्स अनचेंज रहे? एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, इसलिए वैल्यू आ गई 3। जब सिग्मा भी डबल डैश लगाया मतलब कि मॉलिक्यूलर प्लेन लगाया, तो सारे के सारे एटम्स क्या हो गए? चेंज हो गए, मतलब कितने एटम्स थे टोटल? 11। ठीक है, ये निकल गया आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप A1 के लिए निकालोगे, देखो ध्यान से, क्या है ये A1, तो सबसे पहले क्या आ गया? 33 आ गया, -3 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया। किसके लिए निकाल रही हूँ मैं? A1 के लिए आपको निकाल के बताती हूँ। तो A1 इक्वल्स टू, यहाँ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर कितना आता है C2V का? C2V कितना होता है ऑर्डर? 2n, 2 इंटू n की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा ऑर्डर? 4, इट इज 1/4। 30 A1 के लिए निकाल रहे हैं, देखिए 33 इंटू 1 ये आ जाएगा 30, -3 इंटू 1 ये आ जाएगा -3 इंटू 1 ये आ जाएगा 3, 11 इंटू 1 ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 33 - 3 इज 30। ओके, 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 11 44, 44 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे ये कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, तो A1 की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? 11 दिखाई। सिमिलरली A2 के लिए करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4, B1 के लिए करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 7, B2 के लिए करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो इट इज 11 A1 प्लस 4 A2 प्लस 7 B1 प्लस 11 B2। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा टोटल निकल कर आ रहा है, बट मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल पूछा गया है। तो सबसे पहले इस टोटल में से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रोटेशनल माइनस करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसलेशनल माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वाइब्रेशनल मिलेगा। तो देखिए ध्यान से कि अगर ये टोटल में से सबसे पहले मैं रोटेशनल माइनस करती हूँ तो रोटेशनल कहाँ कहाँ पर है? RZ RY RX, कहाँ कहाँ पर है? A2 B1 B2। ठीक है, तो यहां से मैं माइनस कर दूंगी A2 माइनस B1 माइनस B2। ठीक है, उसके बाद मुझे ट्रांसलेशन माइनस करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया ट्रांसलेशन कहां पर रहता है? XYZ कहाँ है आपका? A1 B1 B2, ये आ जाएगा -A1
एक मिनट, हाँ A1 B1 B2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 11 A1 और कहाँ A1 है, ये है। तो 11 में से एक A1 माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 10 A1, ठीक है। फिर A2 देखो और गई A2 है क्या, तो ये 4 A2 और एक ये A2, क्या आ जाएगा 3 A2। उसके बाद B1 देख लो कहाँ कहाँ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब आ जाएगा ये 5 B1। फिर B2 के लिए 9 B2, ठीक है। ये मेरा क्या निकल कर आ गया, वाइब्रेशनल। क्या निकल कर आ गया, ये वाइब्रेशनल। समझ में आया आपको कि मैंने ये टोटल में से क्या माइनस किया, रोटेशनल माइनस किया, ट्रांसलेशन माइनस किया, तो मुझे क्या मिल गया, वाइब्रेशनल मिल गया। तो वाइब्रेशनल कितने मिल रहे हैं मुझे, 10 + 3 13, ठीक है। फिर 13 + 5 + 9, ये मुझे मिल गए 27। कितने मिल गए, 27। इसके साथ और एक चीज आपको देखना है कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर XYZ ट्रांसलेशन होता है वही मोड वाइब्रेशनल एक्टिव होता है। बताया था स्टार्टिंग में कि जहां पर ट्रांसलेशन मोशन के XYZ होते हैं वही मोड क्या होता है, वाइब्रेशनल एक्टिव होता है। इट मींस कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैंने बताया कि ये Z है मतलब A1 वाइब्रेशनल एक्टिव होगा, यहाँ X है मतलब B1 वाइब्रेशनल एक्टिव होगा, यहाँ Y है मतलब B2 वाइब्रेशनल एक्टिव होगा, लेकिन RZ के बाद कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं है मतलब A2 एक्टिव नहीं होगा। तो आपको A2 को काउंट करने की नीड नहीं है, इसको काउंट करने की नीड नहीं है। तो आप सिंपली 10 + 5 + 9 करोगे। तो 10 + 9 ये हो गया आपका 19, 19 + 5 ये हो गया आपका 24 मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल एक्टिव मोड्स फॉर pyridine। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन राइट था, ऑप्शन नंबर सी जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पाई ऑर्बिटल P1 + P2 - P3 - P4 ऑफ सिस ब्यूटाडाइन, दिस इज सिस ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सिस ब्यूटाडाइन का, यू ऑल नो। यहीं से C2 एक्सिस पास होंगे, C2 भी पॉइंट ग्रुप आ जाएगा इसका। यहाँ पर आपको एक ऑर्बिटल दिए, ये कार्बन है, ये कार्बन की ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस कार्बन की ऑर्बिटल आपको एक गिवन है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, P1 + P2 - P3 - P4, मतलब ये वाला साइन प्लस है, ये वाला साइन प्लस है, फिर यहाँ पर एक नोड आ गया, उस नोड के आने की वजह से इसके साइन क्या हो गए, माइनस। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि ये जो 4 कार्बन है ब्यूटाडाइन के, ठीक है, इसमें एक सेंटर में क्या प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है। तो ये पहले प्लस रहा, ये पहले प्लस रहा, नोड्स आने के बाद ये आ गया माइनस। तो इसको मैं बोल सकती हूँ इट इज P1, इट इज P2 - P3 - P4, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो देखो P1 के बाजू में प्लस है मतलब मैं इसको 1 कंसीडर कर सकती हूँ, +1। यहाँ पर भी मैं +1 कंसीडर कर सकती हूँ, देन -1 -1। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किस कैरेक्टर टेबल के किस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करती है, तो प्लस प्लस -1 -1 प्लस प्लस -1 -1, इट इज A2। कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर पिरामिडल MX4, स्क्वायर पिरामिडल बोला है MX4, मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि जो X है ये आपके 4 लिगेंड्स है, ठीक है, और जो मेटल है ये हर लिगेंड से क्या है, अटैच्ड, इस तरीके से स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज पिरामिडल। बोल रहा है कि जो ये स्क्वायर पिरामिडल है MX4 ये C4V पॉइंट ग्रुप को फॉलो करता है, बिल्कुल, क्योंकि ये 4x मिल रहा है, ये बन जाएगा C4 और यहाँ ऊपर से प्लेन डाल रहा है तो C4V को बिलोंग करता है। द सिमेट्री, इसमें C4V का जो सिमेट्री है वो E है, 2C4 C2 2 सिग्मा V 2 सिग्मा D, डायहेड्रल प्लेन प्रेजेंट। द ट्रेस फॉर द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन व्हेन सिमेट्रिक ऑपरेशन सिग्मा 4V अप्लाइड टू, बोल रहा है कि इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने अभी समझाया आपको पिरिडीन के केस में कि जब मैं इसमें आइडेंटिटी को अप्लाई करती हूँ, क्या अप्लाई करती हूँ मैं, आइडेंटिटी। डायहेड्रल का इमेजिनेशन नहीं भी होता है फिर भी आप इनिशियली समझ सकते हो कि अगर मैं आइडेंटिटी को अप्लाई करती हूँ तो कोई भी मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम विल रिमेन अनचेंज। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद, 5, तो पहला क्या आना चाहिए, 5, ठीक है।
मतलब बी और डी ऑप्शन को तुरंत में क्या कर सकती हूँ, एलिमिनेट कर, ठीक है। इसके बाद हमने लगाया C4। तो जब मैंने C4 लगाया तो C4 लगाया तो ये X1, X2, X3, X4 कंसिडर करो। तो जब मैंने C4 लगाया तो ये चेंज हो गए, मतलब कौन चेंज नहीं रहा, M, तो रिमेन अनचेंज इज 1। ओके, तो ये सारी वैल्यू तो 1 1 आ रही है कि एक ही मेटल जो है वो चेंज होगा। अब लास्ट में डायहेड्रल प्लेन जब हम 2 बार अप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, डायहेड्रल प्लेन जब 2 बार अप्लाई करते हो तो 3 एटम जो रहेंगे वो रिमेन अनचेंज रहेंगे। जो 3 एटम रहेंगे वो क्या रहेंगे, रिमेन अनचेंज। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि जब डायहेड्रल प्लेन अप्लाई होगा तो एटलीस्ट 2 एंगल बनाएगा, डायहेड्रल एंगल जो हम बोलते हैं। डायहेड्रल प्लेन अप्लाई होने के बाद आपको ये समझना है कि सिर्फ एक एटम पे वो डायहेड्रल प्लेन अप्लाई नहीं होता है, वो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, और वो भी 2 बार सिग्मा डी अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर 3 एटम जो रहेंगे वो रिमेन अनचेंज रहेंगे, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CuCl4 -2, it is cobalt +2 tetrahedral, it is a blue colored complex, controlled treatment of this complex with water। इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो 2 आइसोमेरिक फॉर्म जनरेट होंगे, मतलब ये टेट्राहेड्रल से किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में लेपोटे और स्पिन क्या होता है, काइंड ऑफ ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में अलाउड होता है, इसीलिए जो कलर आया है वो डार्किश ब्लू आया है। लेकिन जब वो ऑक्टाहेड्रल बन गया जहां पर लेपोटे फॉरबिडन है, तो उस केस में लेपोटे फॉरबिडन होने के वजह से जो कलर आ गया वो वेरी लाइट आ गया, इट इज लाइट पिंक कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विथ वाटर जनरेट 2 आइसोमेरिक लाइट पिंक कलर कॉम्प्लेक्स। क्या है कॉम्प्लेक्स, दिस COH2O4Cl2, यहाँ पर भी कोबाल्ट +2 है, मतलब D7 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉइंट ग्रुप फॉर दिस एंड द 2 आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस। अब 2 आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस क्या हो सकते हैं, देखो कि अगर मैं ये Cl को एक्सियल पोजीशन पे रखूं, अगर ये Cl को मैं एक्सियल पोजीशन पे रखूं, ठीक है, तो ये जो आप कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा कि 2 Cl एक दूसरे से क्या है, एक्सियल। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि वाटर को मैं इस तरीके से रख दूं और दोनों क्लोरीन को एक दूसरे से इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कि दोनों क्लोरीन एक दूसरे से इक्वेटोरियल है और या दोनों क्लोरीन एक दूसरे से एक्सियल। और COCl4, तो ये तो परफेक्टली टेट्राहेड्रल आ रहा है, क्या आ रहा है, ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल आ रहा है, मतलब ए और सी ऑप्शन तो डायरेक्टली क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, मतलब ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए H2O H2O H2O, ये तो एक्सियल पोजीशन पे है तो यहाँ पर तो सेम है, तो ये C4 तो यहाँ प्रेजेंट होना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे, देखिए तो C4 है, ओके। यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ इसको या फिर यहाँ से मैं एक्सेस पास करती हूँ तो यहाँ पर C2 भी है। When C4 perpendicular to C2 it is D4H। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि D के साथ कभी V नहीं आता, D के साथ एक तो D आता है डायहेड्रल प्लेन या हॉरिजॉन्टल, तो ये आ जाएगा D4H, ठीक है। क्या आ जाएगा D4H, और जैसे ही आपने D4H आइडेंटिफाई किया आपका D ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये सिंपली आपको कैसे दिखाई दे रहा है, इट इज यहां से एक्सेस पास कर रही हूँ, देखो यहां से एक्सेस पास कर रही हूँ, इट इज C2V, कैसे दिखाई दे रहा है, C2V, डी ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी की टेस्ट अच्छी गई होंगी, जिसकी भी टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स है आप सॉल्यूशन को 2 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।